हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ट्रेन्स कॉम्पिटिशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 3 है, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल ए रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस का टॉपिक लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशंस ऑफ बैंक देखने वाले। अब बेसिकली ये जो हमारा पेपर है दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम जो है वेरियस जो एक्ट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, इन्हें समझने वाले हैं। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो इस पर्टिकुलर जो पूरा पेपर है, इसमें जो जो चीजें होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या आएगी कि आपको जो है इनके सेक्शंस, इनका जो एक्ट है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम पेपर 3 की बात करें तो वो पूरा जो है लीगल टर्म्स से हम रिलेटेड इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है ये पूरे पेपर 3 में आपके पास में एक्ट्स एंड सेक्शंस ही होने वाले हैं। तो अब जो है हम ये वेरियस एक्ट्स, वेरियस सेक्शंस को देखेंगे कि कौन से एक्ट के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर क्या चीज बोली गई है, बताई गई है, क्या कंसिडर किया जाता है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इसका टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स से। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूं तो यहां पर हम बेसिकली जो रेगुलेशन ऑफ बैंक्स है, इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसे समझेंगे। दैट मींस जो बैंक्स वो कैसे रेगुलेट होती है, वो कैसे वर्क करती है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, बैंक हम किसे कहते हैं, बैंक के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, ये सब किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं जो वेरियस एक्ट्स होंगे, जो वेरियस सेक्शंस होंगे उन्हें। So the banking in India is mainly governed by Banking Regulation Act 1949 and Reserve Bank of India Act 1934। ये दो एक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जो बेसिकली जो बैंकिंग रेगुलेशन है वो इन दो एक्ट्स से जो है रेगुलेट या गवर्न की जाती है। दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का। इसके अलावा हम लोग बहुत बार जो है एक और एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जब आगे देखते जाएंगे तब, दैट इज द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, या फिर उसका जो प्रीवियस वर्जन है वो भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस से जो है हम ये कुछ वेरियस एक्ट्स के जो वेरियस सेक्शंस है उन्हें देखेंगे। अब आप लोगों को एक्ट के साथ में सेक्शन भी याद रखना है कि कहां पर क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। ठीक है, सो ऑल द रेगुलेटरी प्रोविजंस आर नॉट यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल बैंक्स। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स टू अ बैंक डिपेंड ऑन इट्स constitution, that is whether it is a statutory corporation, a banking company or a cooperative society। ठीक है, तो जो सारे रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं वो हर एक जो बैंक है उसके लिए यूनिफॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि जो बैंक्स है वो वेरियस काइंड की हो सकती है। लाइक एक जो है शेड्यूल्ड बैंक में आ सकती है, कोई बैंक्स है जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकती हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली जिस टाइप की बैंक होगी उस टाइप के जो है उस पर रेगुलेशंस कंसिडर किए जाएंगे। सो ऑल द रेगुलेटरी प्रोविजंस आर नॉट यूनिफॉर्म। इस चीज को आपको बहुत ही स्पेसिफिकली जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम वन बाय वन आगे देखते जाएंगे, तो उससे चीजें आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम जो है बिजनेस ऑफ बैंकिंग में जो डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग है इसे समझते हैं। अब देखिए डेफिनेशन किस एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है और डेफिनेशन में क्या क्या चीजें लिखी गई है, मेनली हमें उस पर जो है एम्फेसिस डालना होगा। सो बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा, तो वो हम लोगों ने देख लिया 1949 का। ये ईयर्स जो है ये याद रखिएगा, आगे जो है जरूरी नहीं कि हर एक जगह पर आप लोगों के साथ में ईयर्स लिखे हो, तो वो आपको जो है अज्यूम कर लेना है कि हाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का, उसके सेक्शन 5B में जो बैंकिंग की डेफिनेशन है वो दी गई है। और वो डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या जो चीजें हैं वो कंसिडर की गई है। सो एज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी from the bank, from the public for the purpose of lending or investment, such deposits may be repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft order or otherwise। ठीक है, अगर हम बैंकिंग की डेफिनेशन की बात करें या बैंकिंग का मतलब समझो तो बैंकिंग क्या होता है, सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग होता है वो पर्टिकुलर जो है कॉर्पोरेशन हम बोल देंगे जो कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को
ठीक है, डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं एंड जो है उस मनी को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अब ये चीज तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। एक जो है डे टू डे जो वर्किंग है बैंक की, उसमें आप लोग यही देखते हो कि आप जो वेरियस जो मनी है उसे एक्सेप्ट करते हो, जो डिपॉजिट्स आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, देन उस मनी को जो है यूज किया जाता है लोन्स देने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। सो दैट इज व्हाट द बैंकिंग इज। और ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है ये 5B सेक्शन में लिखी हुई है। So such deposits may be repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft order or otherwise। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये रीपेबल होते हैं, दैट मीन्स एक बैंक को रीपे करना होता है डिमांड पर या फिर अदरवाइज अगर कोई टर्म डिपॉजिट्स है तो उसके अकॉर्डिंग, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ठीक है, और ये विड्रॉ कैसे किए जा सकते हैं? चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर या फिर जो है और भी कोई अगर पर्टिकुलर सेक्शन अगर हो या पर्टिकुलर टाइप हो तो उससे भी जो है विड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, देन डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक की अगर हम बात करें, सो अंडर सेक्शन 49A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, no organization other than a bank is authorized to accept deposits withdrawable by check। ठीक है, जो चेक का जो प्रोविजन है वो किस में दिया गया है? चेक सेक्शन 49A में ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या बोला गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन बैंक इज अथोराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। ठीक है, कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन बैंक के अलावा जो है अथोराइज्ड नहीं है कि वो चेक के जो है अगेंस्ट डिपॉजिट जो मनी है उसको विड्रॉएबल दे सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई, एक बैंक है, ठीक है, उसके अलावा हम एक कंपनी ले लेते हैं ABC लिमिटेड, और इस कंपनी का जो है एक कोई हम क्या ले लेते हैं? क्रेडिटर ले लेते हैं। इन्होंने जो है किसी से गुड लिया, से वी कैन से XYZ लिमिटेड से इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे एंड उन गुड्स के लिए अब क्या करना है? पेमेंट करना है। तो ये इधर पेमेंट करेंगे। तो ये जो ABC लिमिटेड है ये इस XYZ लिमिटेड को चेक दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, लेकिन वो चेक के अगेंस्ट मनी नहीं मिलेगा। ये जो चेक है ये कहाँ जाएगा? ये बैंक में जाएगा एंड बैंक जो है उसके अगेंस्ट मनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चेक दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये जो XYZ लिमिटेड है ये बोले ABC को कि मैं आपको एक चेक दे रहा हूँ और आप मुझे क्या दो? आप मुझे उसके अगेंस्ट जो है मनी दैट इज कैश प्रोवाइड कर दो। ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेक के अगेंस्ट जो है मनी को विड्रॉ करने का जो एक जो लिमिटेशन है या एक जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास है। अब अल्टीमेटली इस चेक को जो है बैंक के पास जाना ही पड़ेगा। अगर ABC ने XYZ को जो है मनी दे दिया, ABC ने बोला कि ठीक है आपके जगह पर जो है मैं चेक ले जाऊंगा और मैं बैंक से उसे विड्रॉ करवा लूंगा, अल्टीमेटली ले जाना कहाँ पड़ा? बैंक के पास में। बिना बैंक के ये जो चेक है वो अभी भी क्या हो रहा है? वो अभी भी रोटेट हो रहा है और वो चेक का मनी जो है वो जो भी उसका होल्डर है किसी ना किसी के पास उसके पास नहीं होगा। जब ये चेक बैंक के पास जाएगा वहां से मनी विड्रॉ होगा, तभी जो है वो मनी आप इन कैश यूज कर सकते हो। अदरवाइज चेक को जो है मनी में कन्वर्ट करने का राइट जो है वो बैंक के अलावा और किसी के पास नहीं होता है। ये कौन से सेक्शन में लिखा गया है? इन सेक्शन 49A, ठीक है, ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। नो ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज हम लोगों ने देख ली। द सेविंग बैंक स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट और अ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एंड एनी अदर पर्सन और फर्म नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट आर exempted फ्रॉम दिस प्रोहिबिशन। ठीक है, कोई भी जो है सेविंग बैंक स्कीम जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है या फिर एक कोई प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है या कोई भी अदर पर्सन या फिर फर्म है जो कि नोटिफाइड है गवर्नमेंट के थ्रू, वो इस पर्टिकुलर प्रोहिबिशन से क्या हो गए हैं? इस प्रोहिबिशन से वो बाहर है। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने जो है किसी भी पर्टिकुलर फर्म, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को जो है अगर नोटिफाई किया है कि वो जो है एज इन द फॉर्म ऑफ बैंक वर्क कर सकते हैं, अगर उनके पास में चेक आ रहे हैं तो वो उसका जो है मनी विड्रॉ करके दे सकती है, उस चेक को एक्सेप्ट कर सकती है, उसके अगेंस्ट मनी दे सकती है। तो अगर ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है तो फिर वो जो है इस पर्टिकुलर प्रोहिबिशन जो कि सेक्शन 49A में लिखा गया है इसके बाहर है। ठीक है, इससे जो है वो एक्सक्लूड किए जाते हैं। ऑल राइट, सो ये होता है आपका सेक्शन 49A का इम्प्लीकेशन। वन बाय वन आप
जो सारे सेक्शंस है उनका इम्प्लीकेशन समझते जाइए, और उसमें जो है ये बिल्कुल आपको लिंक लगाना है कि सेक्शन 49A के अकॉर्डिंग क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी, क्या क्या इसमें से एक्सक्लूडेड है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, ये सारी चीजों के बारे में जो है आप लोगों को अच्छे से कंसिडर करना है और उसे जो है क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो हमारा पूरा पेपर 3 है वो इन्हीं सारी चीजों से डील करने वाला है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज, ठीक है। जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं वो भी जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। जैसे कि एक सिंपल सा जो है एग्जाम्पल ले लें हम NBFCs का, राइट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, तो वो जो है इसमें कंसिडर हो जाएंगी। तो ऐसे जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं वो भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। अब वो किसके अकॉर्डिंग करती है और वो जो है उनका जो इम्प्लीकेशन है वो कैसे हो सकता है। सो देयर आर ऑल्सो नॉन बैंकिंग कंपनीज, फर्म्स एंड अदर unincorporated associations of persons and individuals who accept deposits from the public. Acceptance of deposit by non-banking financial companies is regulated by the Reserve Bank under the non-banking financial companies acceptance of public deposit, that is Reserve Bank Directions 1998, ठीक है। तो NBFCs जो मनी को एक्सेप्ट करती है, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, वो किसके अकॉर्डिंग कर सकती है, किस एक्ट, किस रूल के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही स्पेसिफिकली दिया गया है कि ये रेगुलेट होते हैं रिजर्व बैंक के थ्रू। किसके अंडर? ये रिजर्व बैंक रेगुलेट तो कर रही है, लेकिन ये जो है ये कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा जो है इसमें प्रोविजंस लगते हैं। सो दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। उसमें हम जो है ब्रैकेट में रिजर्व बैंक ले भी सकते हैं और नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, दैट इज रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस, या फिर डायरेक्टली ये ले लो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 1998, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है NBFCs के पास में क्या है, राइट है कि वो भी जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकती है। देन लाइसेंस फॉर बैंकिंग। अब लाइसेंस फॉर बैंकिंग अगर हम लोग बात करें तो लाइसेंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है? क्या कोई भी पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वो बैंक बन सकता है? नहीं, उन्हें जो है प्रॉपर लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, राइट। वो सारे बैंक्स या वो सारी एंटिटीज जिसे कि RBI ने बोला है कि हाँ ये बैंक है, उन्हें हम बैंक मानेंगे। नहीं तो ऐसे तो मैं भी जो हूँ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लूँ और लोन देने लगूँ तो क्या मैं बैंक हो गई? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे? RBI से, कि मैं एज इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग एंटिटी वर्क कर सकती हूँ, ठीक है। सो इन इंडिया इट इज नेसेसरी टू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 22 of the Banking Regulations Act for commencing or carrying on the business of banking. Every banking company has to use the word bank as a part of its name with section 7 of the act, and no company other than a banking company can use the words bank, banker, banking as part of its name, ठीक है। अब सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग लाइसेंसिंग के लिए कौन सा सेक्शन हो जाएगा? सेक्शन 22 हो जाएगा। देखिए एक एक हम लोग क्या पढ़ते जा रहे हैं, एक एक हम टाइप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम वेरियस सेक्शंस को देख रहे हैं। तो जो लाइसेंस फॉर बैंकिंग है उसमें सेक्शन 22 जो है इसे कंसिडर करेंगे। जो सेक्शन 2 है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो है लाइसेंस लेना जरूरी होता है फ्रॉम रिजर्व बैंक। और अपार्ट फ्रॉम बैंक्स जिन्हें की लाइसेंस मिला है, उसके अपार्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं बैंक, बैंकर, बैंकिंग उनके नेम में, ठीक है। दैट इज जो है अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर लाइसेंस्ड, जिन्हें की राइट है कि वो एज इन द फॉर्म ऑफ बैंक रन कर सके, उनके अलावा कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या एंटिटी जो है वो अपने जो कंपनी का नाम है, अपने जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें बैंक, बैंकिंग, बैंकर के जो टर्म्स है ये यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन परमिटेड बिजनेस। अब क्या क्या परमिटेड बिजनेस है बैंकिंग के अंडर, अब ये किस सेक्शन में दिया है और क्या क्या इसके अंदर बिजनेसेस परमिट किए गए हैं, इस चीज को समझते हैं। सो द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस परमिसिबल अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग बिजनेस आर समराइज्ड बिलो, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एक बैंकिंग का एक जो अगर मेन बिजनेस बोले तो वो क्या होता है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना एंड लोन प्रोवाइड करना। लेकिन क्या बैंक सिर्फ इतना ही काम करती है? नहीं, बैंक्स जो है वो बहुत सारे काम करती है आज के डेट में तो, राइट। जैसे कि बैंक्स जो है वो अंडरराइटर बन जाती है, बैंक्स जो है वो अपने जो ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह है इसमें भी डील करने लगती है, या हम बोले इंश्योरेंस जो है वो सेल आउट करने लगती है, राइट। तो इस वे में जो बैंक्स है वो वेरियस वर्क करती हैं। तो अब इसमें से कौन कौन से काम हैं जो कि परमिटेड है,
वो चीज समझते हैं, ठीक है। सो द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस परमिसिबल अंडर सेक्शन 6(1), ये किसके अंडर लेंगे, परमिशन हम किसके अंडर ले रहे हैं या कौन से सेक्शन में जो चीजें लिखी है सिर्फ वही बैंक जो है कंसिडर करेगी, दैट इज सेक्शन 6(1) जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। उसके अकॉर्डिंग जो जो एक्टिविटीज परमिसिबल है बैंक जो होती है वो सिर्फ उन्हीं में डील कर सकती है। सो फर्स्ट है बोरोइंग, रेजिंग और टेकिंग अप ऑफ मनी, ठीक है, बोरो कर लिया, रेज कर लिया या फिर मनी को जो है वो लिया है। लेंडिंग और एडवांसिंग ऑफ मनी ईदर अगेंस्ट सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी, दोनों चीज पॉसिबल है, सिक्योरिटी एंड विदाउट सिक्योरिटी दोनों के अगेंस्ट जो है मनी या जो मनी है उसे एडवांस किया जा सकता है, उसे लेंड किया जा सकता है। ड्रॉइंग, मेकिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, बाइंग, सेलिंग, collecting and dealing in bills of exchange, franchise, promissory notes, coupons, drafts, bills of lading, railway receipts, warrants, debentures, certificates, scripts and other instruments and securities whether transferable or negotiable or not, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट क्या करना, मतलब कि ये सारी चीजें जो है बैंक एक्सेप्ट करती है और इनके अगेंस्ट जो है मनी प्रोवाइड करती है इन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, ठीक है। एंड देन जब मेच्योरिटी आती है तो या तो बैंक इन्हें खुद ही क्या कर लेती है, एनकैश करवा लेती है, और इफ इन केस अगर मेच्योरिटी के पहले जो मनी एडवांस किया गया है वो अगर रिटर्न आ जाता है तो वो सिक्योरिटी जो होल्डर है उसे प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। जो इंडाइज है वो एक काइंड से हम जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही बोल सकते हैं, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसकी हेल्प से जो है मनी क्या किया जा सकता है, डिस्काउंट करवाया जा सकता है विथ बैंक, एंड दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। दैट मीन्स कि जो हंजाइज है वो बेसिकली इसका और इसका दोनों का क्या हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन हम उसे कहेंगे, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट जो है बैंक क्या करती है, मनी को एडवांस करती है। ग्रांटिंग एंड इशूइंग ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ट्रेवलर्स चेक एंड करेंसी नोट्स, ठीक है। जो बैंक्स हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, ट्रेवलर्स चेक इशू करती है जो कि बाद में काम आते हैं, तो दैट मीन्स कि ये सारी चीजें भी जो है बैंक इशू करती हैं। देन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन बुलियन एंड स्पाइसी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स, ठीक है। उसके बाद में एक्वायरिंग, होल्डिंग, इशूइंग ऑन कमीशन, अंडरराइटिंग एंड डीलिंग इन स्टॉक, फंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑब्लिगेशंस, सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ऑल काइंड, ठीक है। सारी चीजें को जो है एक्वायर करना, होल्ड करना, इशू करना, ये सारी चीजें हो गया, अंडरराइटिंग हो गया, डीलिंग इन स्टॉक्स हो गया, ये सारी चीजें भी जो है ये बैंक में परमिटेड है। Purchasing and selling of bonds, scripts and other forms of security on behalf of constituent or others, ठीक है। जो है ये bonds वगैरह को परचेज करना, सेल करना, स्क्राइप्स वगैरह जो है इन्हें परचेज करना किसी भी एक पर्सन के बिहाफ पर और सेल करना टू दी अदर पर्सन, तो एक काइंड से क्या हो जाते हैं, वो इंटरमीडिएटरी भी बन जाते हैं। नेगोशिएटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ऑब्वियस सी बात है। रिसीविंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, स्क्राइप्स और वैल्यूएबल्स ऑन डिपॉजिट और फॉर सेफ कस्टडी और अदरवाइज, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इन शॉर्ट में हम बोल रहे हैं कि जो कि परमिटेड है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो क्या क्या हैं। सो प्रोवाइडिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉलेट्स, vaults, collecting and transmitting of money and security, then acting as an agent of the government, local authority or any other person and carrying on agency businesses. That means कि इसमें जो है agency businesses भी क्या है, permitted है, कि जो banks है वो as a agent work कर सकती है to the government, to the local authority या किसी भी person के behalf में जो है वो काम करती है। That means वो क्या हुई, वो agent बनी है, ठीक है। agency जो है वो हमें वहां पर show हो रही है। Contracting of पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स एंड नेगोशिएटिंग एंड इशूइंग द सेम, ठीक है। जो भी पब्लिक और प्राइवेट लोन्स हैं उन्हें उनका कॉन्ट्रैक्ट करना और नेगोशिएट करना और इशू करना उन्हें। ensure, guarantee, underwrite, participate in managing and carrying out any issue of state, municipal or other loans or of shares, stocks, debentures or debenture stock of companies and lend money for the purpose of any such issue, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक सी चीजें जो कि आप लोगों को एज अ बैंकर बहुत ही अच्छे से पता है, वही सारी यहाँ पर जो है परमिटेड वाले सेक्शन में आने वाली है। बिकॉज एक बैंक अकॉर्डिंगली वर्क तो वैसे ही कर रही है ना बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से। अब चाहे आप उसे लीगल टर्म्स में देखो या नहीं देखो, लेकिन जो सारी पॉलिसीज बनाई गई है वो तो उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सो अल्टीमेटली ये जो आप सारे जो परमिशन देख रहे हो ये आप आपकी जो डे टू डे जो वर्किंग लाइफ है उसमें भी देखते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर इफ इन केस कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। So carry on and transact every kind of guarantee and indemnity businesses,
manage, sell and realize any property which may come into its possession in satisfaction of any of its claim, acquire, hold and deal with any property or any right, title or interest in any such property which may form the security for any loan or advance. Then undertake and execute trust, undertake the administration of estates as executor, trustee और otherwise. यहाँ पर जो है estate का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अंडरटेक किया जाता है. अब estate में एग्जीक्यूटर भी बन सकते हैं, ट्रस्टी भी बन सकते हैं या फिर और भी कोई केस हो सकता है. दैट मीन्स बैंक्स को जो है estate का एडमिनिस्ट्रेटर बनने में या उसे उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने की भी परमिशन जो है वो रहती है. Establish, support and aid associations, institutions, funds, trust, etc. for the benefits of its present or ex-employees, grant money for charitable purposes. ठीक है, तो ये सारे कुछ हम क्या बोलेंगे, परमिशंस हैं जो कि बैंक के पास है. और ये परमिशंस तो अभी खत्म ही नहीं हो रही है क्योंकि जो है पूरी जो परमिटेड लिस्ट है वो हमारे पास में है. देखिए हम जो है एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे. यहाँ पर न्यू कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को जो है कुछ समझना पड़े या कुछ भी, बट एक बार आप लोगों को रीड कर लेना चाहिए जस्ट इन केस कि अगर जो है कहीं से भी कुछ क्वेश्चन में आएगा तो आपको क्लिक रहेगा कि हाँ ये चीज हम अपनी बैंक में भी देखते हैं, साथ ही साथ ये हम लोगों ने जो है पढ़ी भी है. तो इसलिए जो है एक बार रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, नाउ एक्वायर, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एनी बिल्डिंग फॉर इट्स ओन पर्पस. ये याद रखिएगा, फॉर इट्स ओन पर्पस. ठीक है, खुद के पर्पस के लिए कोई भी बिल्डिंग को ये एक्वायर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर मेंटेन करके रख सकते हैं. ठीक है, फॉर देयर ओन पर्पस, किसी और के लिए कंस्ट्रक्ट करके नहीं देंगे. दैट मीन्स जो बैंक है वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगी, लेकिन अगर खुद को जरूरत है, खुद के पर्पस के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो फिर बैंक जो है ये बिल्डिंग्स वगैरह जो है ये भी एक्वायर करके रख सकते हैं. ठीक है, सेल, इंप्रूव, मैनेज, डेवलप, एक्सचेंज, लीज, मॉर्गेज, dispose of or turn into accounts or otherwise deal with all or any part of business for any people or company when such business is of the nature described in section 6. ठीक है, सेक्शन 6 में अगर ये इनमें से कुछ भी डिस्क्राइब्ड है तो वो भी अंडरटेक किया जाएगा. अब आपको सबसे जरूरी चीज जो याद रखने की, जो परमिशन है वेरियस काइंड ऑफ वर्क की, वो कहाँ से मिली, सेक्शन 6(1) में ये पूरी लिस्ट मिली है. एंड ऑल्सो सेक्शन 6 जो है इसे भी हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एक जो सेक्शन 6 है वो बेसिकली जो वेरियस परमिशंस है इससे डील कर रहा है. Acquire and undertake the whole or any part of the business of any person or company when such business is of the nature described in section 6. ठीक है, अगर section 6 में कोई kind of business described है तो accordingly उस type of business को कोई भी बैंक जो है वो undertake भी कर सकती है. That means जो है acquire कर सकती है, undertake कर सकती है. wholly या partly दोनों चीज़ें जो है ये possible है. That means जो बैंक है वो किसी को overtake या जो है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को एक्वायर या अंडरटेक भी कर सकती है अगर वो सेक्शन 6 में डिस्क्राइब्ड हो तो. अब क्या क्या चीज़ें सेक्शन 6 में डिस्क्राइब्ड है उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. दैट मीन्स किस टाइप का जो है बिजनेस ये सब कुछ होगा उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना जो है ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हम जो है कितना एक ओवरऑल नॉलेज लेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंगली जो भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से देख लेंगे. Do all such things which are incidental or conducive to the promotion or advancement of the business of the company. ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो अंडरटेक कर सकती है एक बैंक जो कि इंसिडेंटल हो या कंड्यूसिव हो. किससे रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड या फिर एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड. ठीक है, अगर जो कंपनी है अगर उसका प्रमोशन हो रहा है या उसका एडवांसमेंट हो रहा है तो ऐसे जो भी पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं वो अंडरटेक किए जा सकते हैं. ऐसे जो भी चीजें वो अंडरटेक की जा सकती है प्रोवाइडेड दे ऑल आर लीगल. इलीगल टर्म्स में नहीं जाना. इलीगल टर्म्स जो है वो कभी भी इन एक्ट्स में जो है वो लीगली नहीं बताएंगे कि आप ये कर लो. इलीगल इज अ इलीगल थिंग. ठीक है, do any other business specified by the central government as a lawful business of a banking company. The central government has accordingly specified leasing and factoring as permissible business for banks. ठीक है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बिजनेस लॉफुल कंसिडर किए हैं वो भी जो है एक बैंक अंडरटेक कर सकती है, लॉफुल वही चीज की लीगल हो। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी बताया है कि जो है लीजिंग और फैक्टरिंग जो है वो परमिसेबल होती है बैंक्स के लिए, ठीक है। दैट मीन्स बैंक्स जो है वो लीजिंग और फैक्टरिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स यही सारी चीजें कि जो है यही सारी चीजें में हम बोलेंगे कि जो कि डिस्काउंटिंग हो गया, ठीक है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये लॉफुल चीजें हैं। देन प्रोहिबिटेड बिजनेसेस क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, परमिटेड बिजनेस क्या है। अब परमिटेड तो देख लिया, लेकिन अब प्रोहिबिटेड कौन कौन से हैं, क्योंकि हर एक परमिशन को पढ़ना इज डिफिकल्ट। जो मेन है हमने सब पढ़ लिए, ऑलमोस्ट सारी ही पढ़ लिए, लेकिन अब कुछ प्रोहिबिशन पे भी जो है क्लॉजेस होंगे। तो प्रोहिबिटेड बैंकिंग या प्रोहिबिटेड बिजनेस कौन से हैं वो देखें तो सेक्शन 8, ठीक है, of the Banking Regulation Act prohibits a banking company from engaging directly or indirectly in trading activities and undertaking trading risk. However, the business is permitted under section 6(1) of the act. As regards immovable properties, section 9 prohibits a banking company from holding such property whosoever acquired except as is required for its own use for a period exceeding 7 years from the acquisition of the property, ठीक है। तो सेक्शन 8 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो है, या वो जो सेक्शन 8 है वो बैंक्स को प्रोहिबिट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो है एंगेज होने से या फिर रिस्क लेने से। लेकिन यही चीज हमने देखी कि सेक्शन 6(1) जो है उसमें क्या है, परमिटेड है। तो अब यहां से जो है वही कंफ्यूजन आता है कि हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, अगर इफ इन केस आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछा जाए फॉर द परमिशन, तो आप बताओगे कि सेक्शन 6(1) में जो है ये चीज परमिटेड है, और अगर प्रोहिबिशन से रिलेटेड आ जाएगा तो आप क्या बता दोगे कि सेक्शन 8 में जो है ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली जो है एक जो प्रॉपर फिर जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और जो आरबीआई के एट द टाइम जो भी रेगुलेशंस होते हैं या उनके जो भी पर्टिकुलर गाइडलाइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बैंक वर्क करती है। और सेक्शन 9 में ये बोला गया है, सेक्शन 9 जो प्रोहिबिट करती है एक बैंकिंग कंपनी को एक जो है प्रॉपर्टी को होल्ड करने से, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करने से। कितने टाइम के लिए, अब वो टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, howsoever acquired except as in required for its own use for a period exceeding 7 years from the acquisition of the property, ठीक है। 7 years से ज्यादा जो है ये क्या है, इस पर प्रोहिबिशन है। बट हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे टर्म लोन्स होते हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी रख के जो है कंसिडर किए जाते हैं, जो कि 7 ईयर से ज्यादा भी चलते हैं। सो वही चीज है कि अमेंडमेंट्स हुए, आरबीआई की गाइडलाइंस आती रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती रही, एंड अकॉर्डिंगली जो चीज बेस्ट होती है वो कंसिडर की जाती है, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारा प्रोहिबिटेड बिजनेस से रिलेटेड। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक्स का। दैट मीन्स कि जो बैंक्स है वो वेरियस किस किस एंटिटी में या फिर किस किस फॉर्म में जो है कंस्टिट्यूट की जा सकती है। सो बैंक्स इन इंडिया फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज है हमारे पास में। सबसे पहले है बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड अंडर अ स्पेशल स्टैट्यूट, ठीक है। जो एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि कंस्टिट्यूट होती है किसी भी एक स्पेशल एक्ट है, किसी भी एक स्पेशल क्या हो गया, एक स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और द कंपनीज एक्ट 2013 और अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। वही चीज जो कि मैंने इनिशियली आप लोगों को बता दी थी, दैट अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक और एक्ट है दैट इज कंपनीज एक्ट, इसे भी हमें कंसिडर करके चलना रहेगा। सो कंपनीज एक्ट 1956 या फिर उसका जो है अमेंडमेंट हुआ था प्रॉपरली, एंड वो जो है कंपनीज एक्ट 2013 भी अब हम उसे बोलते हैं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर अ सेंट्रल और स्टेट एनैक्टमेंट एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है जो कि रजिस्टर की जाती है अंडर सेंट्रल और स्टेट एनैक्टमेंट, उन्हें या फिर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, तो उसे भी हम जो है बैंकिंग में कंसिडर करेंगे। अब इनमें क्या क्या प्रोविजंस है, किस पर्टिकुलर जो है नॉर्म्स एंड किस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या जो है वेरियस हमारी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे समझते हैं। सबसे पहले आती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। So the public sector banks including nationalized banks, State Bank of India and its associates, that is subsidiaries, and the regional rural banks fall in the first category, ठीक है।
जो फर्स्ट कैटेगरी है स्पेशल स्टैट्यूट में जो हमारी बैंक्स आने वाली है, दैट इज सबसे पहले आती है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक्स हो जाएंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट्स हैं वो इसमें आ गए, दैट मीन्स जो भी सब्सिडीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो सारी इस कैटेगरी में फॉल करने वाली है। बाय बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980, the central government nationalized, took over the business undertakings of certain banking companies, invested them in a newly created statutory bodies corresponding new banks constituted under section 3 of the 1970-1980 act, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज बताई गई है कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं उसमें अगर हम बोले एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और जो बैंकिंग कंपनीज का जो 1980 का जो ट्रांसफर एंड एक्विजिशन जो है ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट है, इन दोनों के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक ने क्या किया था, कुछ बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। दैट मीन्स जो है कुछ बैंक्स को अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आ गई। तो जब वो खुद के कंट्रोल के अंदर आए जो वेरियस जो बैंक्स हैं तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक में ट्रांसफॉर्म हो गए। दैट मीन्स उसे जो है हम एक नेशनलाइज्ड बैंक भी कह सकते हैं। कुछ बैंकिंग कंपनीज का और उनमें जो एक न्यूली क्रिएटेड स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो सेटअप की गई सारी न्यू बैंक्स के लिए अंडर सेक्शन 3 ऑफ दी 1970 और 1980 एक्ट, ठीक है। ये 1970 या फिर 1980 एक्ट, इन दोनों में से किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंडर जो है वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो किए गए थे, ठीक है। Then the State Bank of India was constituted under the State Bank of India Act 1955 and the six associate that is subsidiary banks were constituted under the State Bank Subsidiary Banks Act 1959, ठीक है। तो जो स्टेट बैंक है वो किस एक्ट के अंदर कंस्टिट्यूट हुई, सो दैट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। और वहीं उसकी जो सब्सिडरीज की अगर हम बात करें तो वो जो है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग जो है सेटअप हुई थी। इसके अलावा द रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं आर कंस्टिट्यूटेड अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, ठीक है। सो आरआरबीज किसके अंडर कंस्टिट्यूट होगी, 1976 का जो रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट है उसके अंदर। These banks are governed by the statutes creating them as also some of the provisions of the Banking Regulation Act and the Reserve Bank of India Act, ठीक है। तो ये जो है इन सारी जो हमारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो वेरियस एक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। उसके बाद में बैंकिंग कंपनीज की अगर हम बोले, दैट मीन्स जो कंपनी वाला सेक्शन हमने देखा, जो कंपनीज एक्ट और इन सब में हमने देखा, तो अब बैंकिंग कंपनीज में क्या आने वाला है। सो अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 5C of the Banking Regulation Act is a company which transacts the business of banking. Section 5C का जो प्रोविजन है वो क्या हो गया कि यही सारी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, मनी लेंड करना, राइट। Such company may be a company constituted under Section 3 of the Companies Act 1956 or incorporated under the Companies Act 2003, ठीक है, सॉरी 2013, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो जो है अगर जो कोई भी एक कंपनी है, अगर वो सेक्शन 5C जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क कर रही है, सो दैट मीन्स कि वैसी उस कंपनी को जो है हम क्या बोल सकते हैं, एक बैंकिंग कंपनी बोल सकते हैं, अगर वो सेक्शन 5C के जो प्रोविजन है वो मानती है। तो इसके अपार्ट जो है ये चीज़ हमारे पास में है कि ये जो कंपनीज है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कंस्टिट्यूटेड होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अगर हम 1956 में बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। इसमें कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 3 आने वाला है, ठीक है। और द फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 591 that is 379 of Companies Act 2013 of that act, ठीक है। अगर हम फॉरेन जो है कोई कंपनीज की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो है सेक्शन 591 किसका, फॉरेन एक्ट का, फॉरेन कंपनीज एक्ट का, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि जो 379 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का वो, ठीक है। इसमें जो प्रोविजंस है वही प्रोविजंस जो है वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है दोनों में से कुछ भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑल राइट, सो इस वजह से जो है बैंकिंग कंपनीज का कंस्टिट्यूशन होगा।
ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर बैंकिंग कंपनीज, जो सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो किसके अंडर आती है, वो बैंकिंग कंपनीज के अंडर आती है। दैट मीन्स कि ये जो है ये एक आरबीआई के अलावा या जो आरबीआई के जो भी एक्ट्स हैं उनके अलावा जो कंपनी का एक्ट है, कंपनीज एक्ट है 1956 या फिर 2013 हम बोले, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये भी गवर्नड रहेंगी, क्योंकि वो वहां पे क्या हो गई, कंपनीज बन गई है, ठीक है। सो दीज बैंक्स आर गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड द आरबीआई एक्ट विथ रिगार्ड ऑफ देयर बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो जो है जो सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो हम बैंकिंग कंपनीज बोलेंगे। ये जो बैंक से गवर्न होती है, दीज आर गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट 1956 एंड द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल नेशनलाइज, जब इसमें जो है क्या क्या पर्टिकुलर प्रोविजंस हम लोग देख रहे हैं, सो ऑल नेशनलाइज्ड प्राइवेट इंडियन बैंक्स एंड प्राइवेट फॉरेन बैंक्स, ठीक है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड द आरबीआई एक्ट विद देयर बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो हमारी बैंकिंग कंपनीज है, अगर हम उनके बिजनेस की बात करें तो वो आरबीआई एक्ट और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है काम करेगी। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूट कहाँ से हुई है वो, या जो है वो कैसे जो है गवर्न की जाएगी, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, ठीक है। अब हमारे पास में इसके अंदर कुछ वेरियस प्रोविजंस हैं, दैट इज ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट इंडियन बैंक्स एंड प्राइवेट फॉरेन बैंक्स, all corporate banks with primary cooperative banks, state cooperative banks and central cooperative banks, State Bank of India, all subsidiaries merged with SBI, regional rural banks and differentiated banks, ठीक है। देन आते हैं हम किस पर, कोऑपरेटिव बैंक्स पर। अब कोऑपरेटिव जो बैंक्स है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, सो अ कोऑपरेटिव बैंक इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट for the time being in force relating to the multi-state cooperative society or any other central or state law relating to cooperative societies for the time being in force, ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड होगी और जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जब वो क्या हो रही है, at the time being for the time being in force relating to the multi state cooperative societies, ठीक है, और other central और state law relating to the cooperative societies for the time being in force, ठीक है। सो सेंट्रल लॉज के अकॉर्डिंग या जो है स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो रजिस्टर्ड होंगी। So if a cooperative bank is operating in more than one state, the central act applies. In other cases, the state law applies. अब ये चीज क्या हो गया कि अगर एक स्टेट से ज्यादा, दैट मीन्स एक एग्जाम्पल ले लो कि मध्य प्रदेश एंड जो है एक और एग्जाम्पल हम ले लें कि महाराष्ट्र में जो है, इन दोनों में एक कोई कोऑपरेटिव है जिनके क्या है वो ऑपरेट हो रही है, ठीक है। कोई कोऑपरेटिव है जो कि एमपी से स्टार्ट हुई वो महाराष्ट्र तक गई है, या फिर महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई वो एमपी में भी वर्क कर रही है। दैट मीन्स अगर वो मल्टी स्टेट है, अगर एक स्टेट से ज्यादा में ऑपरेट करती है तो यहाँ पर सेंट्रल लॉज जो है या सेंट्रल एक्ट जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग एक्ट हो जाते हैं, इसलिए बेस्ट है कि एक सेंट्रल का एक्ट मान लो। और अगर सिर्फ कोई कोऑपरेटिव है जो कि एक ही स्टेट में जो है वर्क करती है तो ऐसे केस में स्टेट एक्ट जो है या स्टेट के जो लॉज हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। The Banking Laws Application to Cooperative Societies Act 1965 extended certain provisions of the Banking Regulation Act and the Reserve Bank of India Act to the cooperative banking sector after the Supreme Court held in Apex Cooperative Banks case Air 2004 SC 141 that multi-state cooperative societies cannot be licensed as cooperative banks. The Banking Regulation Amendment Act and Miscellaneous Provisions Act 2004 was enacted to permit licensing of multi-state कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 है, जिसमें कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करें तो इसमें जो है एक सर्टन प्रोविजन एक्सटेंड किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में कि जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर्स है उनके लिए, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग किया गया, क्यों जो है ये लाया गया, तो एक जो है केस था दैट वाज ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स केस, जो कि
2004 में जो है क्या हुआ था, ये जो सारी हियरिंग्स वगैरह वो हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक प्रोविजन यहाँ पर जो है लगाया गया था। वो क्या था कि अगर कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो लाइसेंस नहीं की जा सकती एज इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। The Banking Regulation Amendment and Miscellaneous Provision Act 2004 was enacted to permit licensing of multi-state cooperative banks। ठीक है, तो जो है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें लाइसेंस फिर किसने देना स्टार्ट किया, या कौन जो है जैसे कि ये परमिशन थी कि वो ऐसी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग है उन्हें लाइसेंस दे। सो दैट वाज दी जो है मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट जो है 2004 का, और जो बैंकिंग रेगुलेशन का अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये सारी चीजें लिखी गई थी। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अंडर दिस एक्ट मींस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। और इस केस में जो हम बोल रहे हैं कि जो मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है उसे क्या बोला जाएगा, उसे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाएगा, जिसके अंडर हम बोलेंगे कि हाँ इसका एक जो वेरी नेचर है दैट इज ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, बट उसे किस टर्म से कंसिडर करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, सो कोई भी जो एक कोऑपरेटिव बैंक है उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बोलते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप सीधा क्या बताओगे, दैट इज बिकॉज कि वो मल्टी स्टेट में ऑपरेट हो रही है। अगर मल्टी स्टेट में कोई भी कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट होती है तो वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम से जो है जानी जाती है। ठीक है, नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हम लोग देखते हैं, इसके जो कुछ मेन प्रोविजंस हैं उन्हें हम लोग समझेंगे। पूरा का पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हम नहीं देखेंगे, बट इसके जो एसेंशियल प्रोविजंस हैं, जो भी इसके सेक्शंस हैं, जो भी इस एक्ट में जो मेन चीजें लिखी गई है उन्हें जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ईयर याद रखिएगा, वाज एनेक्टेड टू कंस्टिट्यूट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्यों इनेक्ट हुआ था, रिजर्व बैंक को कंस्टिट्यूट करने में, रिजर्व बैंक के जो है वेरियस प्रोविजंस बताने के लिए, रिजर्व बैंक का काम बताने के लिए, रिजर्व बैंक क्या है ये सब कुछ बताने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये कंस्टिट्यूट हुआ था। सो टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, जो रिजर्व बैंक के काम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि ये जो है रेगुलेट करते हैं बैंक नोट्स के इशू का। फॉर कीपिंग रिजर्व्स फॉर सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्या करना है कि जो रिजर्व्स हैं उन्हें बनाकर रखना फॉर सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करती है रिजर्व बैंक, तो उनके जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें यूज करके, लाइक हो गया रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राइट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इन सारी चीजों के, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से जो है प्रॉपरली जो एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी है ये रिजर्व बैंक मेंटेन करके रखती है। डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में अकॉर्डिंगली वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाएगा, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में जो सही है वैसे किया जाएगा, राइट। तो इस वजह से जो है प्रॉपर जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन की जाती है। टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। ठीक है, जो पूरी जो कंट्री की करेंसी और जो क्रेडिट सिस्टम है कंट्री का, उसे उसके फुल एडवांटेज तक यूज करना, वो उसे जो है उसके एक एंड रिजल्ट तक क्या करना, यूज करना, ये किसका काम है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। The Act came into force on 6th March 1934। ये कब जो है फोर्स में आया था, 6 मार्च को 1934 को। ठीक है, 1934 तो हमें याद ही रहेगा क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एक्ट के साथ में आ ही जाता है, लेकिन एक जो डेट है 6 मार्च वो भी आप लोग याद रखिएगा। The Act has been amended from time to time to meet the demands of the changing times। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि 1934 में एक्ट बना था तो उस टाइम पर मार्केट कुछ और था, आज के टाइम पर मार्केट कुछ और है। सो टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, एंड जब जो जरूरी है उस हिसाब से जो भी सही अमेंडमेंट है वो किया जाता है विथ द चेंजिंग डिमांड। ठीक है, जैसे डिमांड चेंज होगी तो अमेंडमेंट को चेंज करना पड़ेगा। स्टिफली जो है प्रीवियस वाले अमेंडमेंट्स या प्रीवियस वाले जो सारे सेक्शंस है उन पर कंसिडरेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नाउ द एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक। इस एक्ट में क्या क्या है, इस एक्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर्स और फंक्शंस है किसके, रिजर्व बैंक के। It does not directly deal with regulation of banking system except for section 42
which provides for cash reserves of scheduled banks to be kept with the Reserve Bank with a view to regulating the credit system and ensuring monetary stability। ठीक है, ये जो है जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो डायरेक्टली जो है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम से डील नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्टली इसमें जो है डीलिंग नहीं होती है। दैट मीन्स जो आरबीआई एक्ट है वो बेसिकली हमें क्या बताएगा, वो जो है हमें वेरियस जो आरबीआई के प्रोविजंस है, जो आरबीआई का कंस्टिट्यूएंट है, जो आरबीआई के पावर्स एंड फंक्शंस है वो बताता है। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो बेसिकली जो है सारी जो पूरी बैंकिंग का रेगुलेशन है उससे रिलेटेड प्रोविजंस बताते हैं। सो अकॉर्डिंगली जो आरबीआई एक्ट है वो डायरेक्टली रेगुलेशन से डील नहीं करता है, लेकिन इसमें सेक्शन 42 है जो कि क्या बोलता है, जो कि ये कैश रिजर्व्स के बारे में बताता है। दैट इज सेक्शन 42 में जो है ये लिखा गया है कि जो सारी बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, ये सारी जो बैंक्स हैं इन्हें क्या करना है, इन्हें जो है अपना कुछ मनी एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक के पास में रखना होता है, आरबीआई के पास में रखना होता है, ताकि जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन्ड रहे, जब जरूरत लगे तब वो मनी जो है वो एनकैश हो सके। अदरवाइज ये हो कि जितना भी जो है जो सारी शेड्यूल्ड बैंक्स, जो सारी कमर्शियल बैंक्स है, उनके पास में जितना मनी आ रहा है अगर वो पूरा का पूरा डिपॉजिट कर देंगे, पूरा का पूरा लेंड कर देंगे, तो ऐसे केस में अगर उनके पास में डिपॉजिटर्स आएंगे तो वो उन्हें क्या मनी देंगे। इसलिए जो है रिजर्व बनाकर रखा जाता है, और इसीलिए जो है ये पर्टिकुलर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी होता है। तो ये जो है ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42 में दिया गया है। ठीक है, फर्दर सेक्शन 18 जो है इसका एक्ट का, वो क्या बताता है, प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स व्हेन अ स्पेशल ओकेजन अराइजेज, मेकिंग इट नेसेसरी फॉर और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसका सेक्शन 8 जो है वो भी डायरेक्टली डील कर रहा है, और सेक्शन 8 जो है वो ये बोलता है कि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स वगैरह हैं, ये अगर कोई स्पेशल ओकेजन अराइज होता है तो ऐसे केस में वो इमीडिएटली क्या किए जा सकते हैं, डिस्काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है सेक्शन 42 एंड सेक्शन 18 जो है वो एक तरह से जो कमर्शियल बैंक्स है उनके रेगुलेशन से भी क्या दे रहा है, उनके रेगुलेशन के लिए भी जो है प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए इन दो को हम लोगों ने देख लिया है कि आरबीआई एक्ट में ये दो चीजें हैं। तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि कभी अगर आपसे पूछा जाए कि जो है आरबीआई के पास में कैश रिजर्व्स रखने पड़ते हैं कमर्शियल बैंक को, ये कौन से सेक्शन कौन से एक्ट में दिया है, तो आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ से पता है, दैट इज सेक्शन 42 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, तो ऐसे जो है लिंक करके आप लोगों को एक एक चीजें क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी रहेगी। द एक्ट इन शॉर्ट डील्स विथ, तो अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो ये एक्ट किस किस चीज से डील करता है, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑफ द बैंक, देन द central bank functionings like issue of bank notes, monetary control, acting as banker to government and banks, lender of the last resort, collection and furnishing of credit information, acceptance of deposit by non-banking financial institutions, general provisions regarding reserve fund, credit funds, publication of bank rate, audit and accounts, and penalties for violation of the provisions of the act or the directions issued thereafter। ठीक है, तो अगर हम बहुत ही शॉर्ट में बोले तो ये सारी चीजें जो है ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में लिखी गई है, बताई गई है। ठीक है, या फिर इन सारी चीजों से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि वेरियस जो सेक्शंस वगैरह हैं, वेरियस जो प्रोविजंस हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं। ऑल राइट, Then comes Banking Regulation Act 1949। अब Banking Regulation Act क्या है 1949 का, इस चीज को समझते हैं। So the Banking Regulation Act of 1949 was enacted to consolidate and amend the law relating to banking and to provide for a suitable framework फॉर रेगुलेटिंग द बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, जो सारी बैंकिंग कंपनीज हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई भी पर्टिकुलर एक लीगल काम चल रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो बैंकिंग वाला जो सेक्टर है उसके लिए क्या बनाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आया गया इन द ईयर 1949, जिसमें कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके लिए वेरियस प्रोविजंस जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, इनिशियली द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज ओनली
इनिशियली ये सिर्फ क्या कर रहा था कि जो सिर्फ बैंकिंग कंपनीज है उनके लिए प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहा था, बट लेटर ये चेंज हुआ. बट इन 1965 द एक्ट वाज अमेंडेड टू कवर कोऑपरेटिव बैंक्स as well as certain modifications as well with certain modifications. The act as provided in section 3 does not apply to primary agricultural credit societies and cooperative land mortgage bank. ठीक है, सो इनिशियली जो है वो सिर्फ उस पर था, लेकिन 1965 में एक्ट को अमेंड किया गया. दैट मीन्स 49 से लेकर 65 तक सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को वो रेगुलेट कर रहा था, बट 1965 में जो है अमेंडमेंट्स लाए गए एंड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर वी शुड से कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उन्हें भी जो है इस एक्ट के अंदर कंसिडर किया गया है. और उसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशंस किए गए एक्ट में जो कि सेक्शन 3 में प्रोवाइडेड है. डज नॉट अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स. ठीक है, Companies Act 1956 or 2013 which deals with the incorporation and working of companies is applicable of banking companies except where special provisions are made in the Banking Regulation Act in that regard. अब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा कि ये जो बैंक्स है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगर हम स्पेशली बात करें जो कि बैंकिंग कंपनीज हम बोलते हैं उन्हें, तो ये जो बैंकिंग कंपनीज है these are governed by Companies Act 1956 or the 2013 but these are regulated by Banking Regulation Act. ठीक है, तो जो है ये जो कंपनीज एक्ट है इसके अकॉर्डिंग ये गवर्न की जाती है, इसके अकॉर्डिंग पूरा सेटअप किया जाता है सब कुछ, लेकिन उन्हें रेगुलेट करने का काम किसका हो जाता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का हो जाता है. तो जो कंपनीज एक्ट है वो डील करते हैं इन कॉर्पोरेशन से. गवर्न करना मतलब कि इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो लाइसेंसिंग वगैरह है, जो वर्किंग है, इससे रिलेटेड. ठीक है, सो इनकॉर्पोरेशन एंड वर्किंग ऑफ कंपनीज इज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट वेयर स्पेशल प्रोविजंस आर मेड इन दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, तो जो सारी बैंकिंग कंपनीज है दे आर इनकॉर्पोरेटेड एंड आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अगर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है तो. बट इफ अगर इन एनी केस कोई भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो फिर वो चीजें जो है वो आपके कंपनीज एक्ट में कंसिडर नहीं होगी. ठीक है, The last amendments of the Banking Regulation Act 1949 were effected in 2012, enacted on 10/1/2013. ठीक है, that is 10th of January 2013, and Banking Regulations Amendment Act 2017 on 25/8/2017. ठीक है, तो जो अगर हम इसके जो लास्ट अमेंडमेंट्स की बात करें तो अभी अगर रिसेंटली बात करें तो 2017 में अमेंडमेंट्स हुए थे एंड उसके पहले 2012 में अमेंडमेंट्स हुए थे इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, by inserting two new sections with 35AA and 35AB authorizing the Reserve Bank to issue directions to any banking company or banking companies to initiate insolvency resolution process in respect of default under the provision of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे इसमें जो मेन हम बोले कि जो अमेंडमेंट किया गया दैट वाज ऑफ सेक्शन 35AA एंड 35AB. अब बेसिकली ये जो दोनों सेक्शन है किस चीज से डील कर रहे थे, तो ये डील करते हैं डिफॉल्ट से रिलेटेड. ठीक है, इफ इन केस जो है बैंक में अगर कोई भी काइंड ऑफ डिफॉल्ट होता है तो उसे कैसे क्लियर आउट किया जाएगा. So authorizing the Reserve Bank to issue directions to any banking company or banking companies to initiate insolvency resolution. ठीक है, ये जो है ये insolvency resolutions जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, किस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंग. ठीक है, मतलब कि ये जो है ये जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस इनिशिएट की जाएगी वो किसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग, जो कि 2016 का जो है हमारा ये पूरा प्रोविजन है. The former amendment has been superseded by the later amendment in 2012, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया कि पहले 2012 में हुआ था, फिर 2017 में हो गया. तो 2017 का जो है वो आज की डेट में हम सबसे ज्यादा कंसिडर करेंगे. दैट इज 2017 में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अभी जो है अभी के जो सारी बैंकिंग कंपनीज है वो कंसिडर करेंगी फॉर देयर वर्किंग और फॉर देयर प्रॉपर रेगुलेशन. ऑल राइट,
The act regulates entry into banking business by licensing as provided in section 22 thereof. ठीक है, सेक्शन 22 जो है इस एक्ट का, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है सारी बैंकिंग बिजनेसेस को, और ये बोलता है कि जो सारी बैंकिंग बिजनेस है ये एंटर कर सकती है इन बैंकिंग बिजनेस, दैट मीन्स कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी जो है वो बैंकिंग बिजनेस को एंटर कर सकती है बाय लाइसेंसिंग, दैट मीन्स लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस एक्ट डील्स विथ, अगर इन शॉर्ट हम बोले तो ये एक्ट किस किस चीज से डील कर रहा है, रेगुलेशन ओवर बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, then suspension and winding up of banking business and penalties for violation of provisions of the act. ठीक है, तो ये कुछ हम बेसिकली इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कुछ इन सारे पर्पसेस में या इन सारे सेक्शंस में जो है डील करता है। ठीक है, देन द अमेंडिंग एक्ट 2012 जो है हैज इंट्रोड्यूस्ड द सेटिंग अप ऑफ द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये याद रखना है, जो अमेंडिंग एक्ट है 2012 का, उसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, ये आपको पर्टिकुलर पूरा जो टर्म है वो याद रखना है। To take over inoperative deposit accounts which have not been claimed or operated for a period of 10 years or more within a period of 3 months from the expiry of the said period or 10 years. ठीक है, तो ये जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है ये बेसिकली उन जो है डिपॉजिट अकाउंट्स को जो है अंडरटेक करेंगे या उन पर टेक ओवर करेंगे जो कि इनऑपरेटिव है। ठीक है, सो इनऑपरेटिव डिपॉजिट अकाउंट्स को जो है किसे दिया जाता है या कौन इसे टेक ओवर करेगा, दैट वुड बी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। और ये इनऑपरेटिव कितने टाइम के लिए है, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए इनऑपरेटिव हो चुके हैं वो, या उनमें कोई भी काइंड ऑफ ऑपरेशन नहीं हुआ है, एंड आफ्टर दैट पीरियड 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ये सारे जो अकाउंट्स होंगे उन्हें क्या करना है, उन्हें देखना रहेगा। ठीक है, सो हैव नॉट बीन क्लेम्ड और ऑपरेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और मोर, एटलीस्ट 10 ईयर्स की बोलेंगे, within a period of 3 months from the expiry of the said period or 10 years. All right. So ये जो है यहाँ से हमने एक न्यू चीज देखी, that was the depositor education and awareness fund. Now Reserve Bank as the central bank and regulator of banks. ठीक है, अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में कि रिजर्व बैंक जो है वो एक सेंट्रल बैंक है प्लस एक रेगुलेटर ऑफ बैंक है, तो वो क्या क्या फंक्शन जो है वो कंसिडर करती है, वो जो है फंक्शंस जो है वो अंडरटेक करती है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक होगा, बिकॉज इस टॉपिक में जो है हम वही चीजें देखेंगे जो कि हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, बस यहाँ पर सेक्शंस, प्रोविजंस, एक्ट्स ये ऐड हो गए। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं कि रिजर्व बैंक जो है उसे हम सेंट्रल बैंक क्यों बोल रहे हैं, या फिर जो रेगुलेटर ऑफ बैंक है वो क्यों कहा जाता है। सो द रिजर्व बैंक वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, सेक्शन 3 के अंडर कंस्टिट्यूट की गई थी। Originally under the RBI Act, the bank had responsibility of regulating the issue of banknotes, keeping of reserves for ensuring monetary stability, generally to operate currency and credit system of the country to its advantage. ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक है वो मेनली इन जो है काम को अंडरटेक करती है। ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि अंडरटेक किए जाते हैं बाय द रिजर्व बैंक, और ये कंस्टिट्यूट हुई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, द रिजर्व बैंक इज द बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील एंड शॉल स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स नेम। दैट मीन्स कि रिजर्व बैंक जो है वो उसके गवर्नर के नेम से नहीं चलती है। ये जो गवर्नर है, गवर्नर एक हम बोलेंगे कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल के जो भी ऑफिशियल होते हैं वो। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक है वो किसी गवर्नर के नेम पर नहीं चलती है, ना ही उसमें सील किसी गवर्नर के नेम पे होती है। गवर्नर तो अपना जो भी टेन्योर है उसको कंप्लीट करके चेंज हो जाते हैं, राइट, लेकिन जो रिजर्व बैंक है वो तो रिजर्व बैंक ही रहती है। तो जो रिजर्व बैंक है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि जिसकी एक परपेचुअल सक्सेशन है। इफ जस्ट इन केस अगर गवर्नर को कुछ हो जाए, अगर मान लीजिए अगर गवर्नर की डेथ भी हो जाए, तो दैट डजंट मीन्स कि रिजर्व बैंक ही बंद हो गई, क्योंकि अब गवर्नर ही नहीं रहे, नेक्स्ट गवर्नर आ जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि वो तो एक क्या है, वो एक जो है उसको एक लीगल एंटिटी मिली हुई है, दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो वो जो है वो अपने नेम पर वर्क करती है, रिजर्व बैंक के अपने नेम की जो है एक सील है, रिजर्व बैंक जो है वो खुद के नेम पर जो है वो उस पर कोई भी काइंड ऑफ जो है केस लग सकता है या रिजर्व बैंक लगा सकती है। तो ये जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाएंगे, किसी गवर्नर के नेम से नहीं जाएंगे, इस नेम से नहीं जाएगा कि रघुराम राजन ने ये किया या शक्तिकांत दास ने ये किया, राइट। वहां पर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है। ये नहीं बोला जाता कभी भी कि जो है शक्तिकांता दास की जो हमारे गवर्नर है उनकी जो गाइडलाइंस है वो ये बोल रही है, ये नहीं बोला जाता। क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस है। दैट मीन्स रिजर्व बैंक क्या है, एक वो जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है रिजर्व बैंक के पास में। The whole capital of the bank is held by the central government। जो पूरा कैपिटल है बैंक का वो किसके पास रहेगा या वो कौन जो है उसे होल्ड करके रखता है, दैट इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जो है गवर्नर जरूर होते हैं उनके, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो है आरबीआई को वर्क करना होता है, ठीक है। The bank has its central offices in Mumbai and offices in Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai and branches at the most of the state capital and some other cities, ठीक है। जो बैंक का सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में है, और भी जो ऑफिसेज है वो हम क्या बोल रहे हैं कि वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई इनमें है, और इसके अलावा जो है ब्रांचेस रहेंगी बहुत सारे जो है स्टेट कैपिटल्स और बहुत सारी सिटीज में जो है ब्रांचेस भी हैं बैंक की, बट जो ऑफिसेज है वो मेनली इन सिटीज में हम लोग बता रहे हैं। द रिजर्व बैंक फंक्शंस अंडर द जनरल सुपर इंटेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जो रिजर्व बैंक है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग, दैट इज गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, सब गवर्नर एंड जो भी और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन सब के डायरेक्शंस के हिसाब से जो है रिजर्व बैंक जो है वो फंक्शन करती है। द बैंक हैज टू अबाइड बाय द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ही जरूरी है, बैंक को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ बैंक, ठीक है। अब देखिए वैसे तो बोला जा रहा है कि नहीं भाई अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ही ये चीजें होगी विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द बैंक, बट अगर देखा जाए तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बोला है तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीआई उसे मानेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है आरबीआई के जो गवर्नर है वो किससे जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो किसे जो है किससे वो क्वेश्चनेबल रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी बोला है तो वो चीज जो है ये गवर्नर मानेंगे आरबीआई के, और वो चीज जो है वो इम्प्लीमेंट भी की जाती है। The board shall consist of the governor and not more than 4 deputy governors to be appointed by the central government, ठीक है। देखिए गवर्नर को अपॉइंट किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपॉइंट कर रही है तो फिर वो हटवा भी तो सकती है, राइट। मतलब कि उनके पास में जो है वैसे प्रोविजंस भी तो रहेंगे, उन्हें पता है कि कैसे जो है उनका काम निकालना है। ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क कर रही है, लेकिन एज वी से कि आरबीआई पर जो है गवर्नर के सारे जो चीजें हैं वो मानी जाएगी। सो दिस इज नॉट द ट्रू, बिकॉज अल्टीमेटली जो गवर्नर है उसे अपॉइंट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऐसे ही पर्सन को अपॉइंट करेगी जो कि अल्टीमेटली उनकी भी सुनने वाले हैं, ठीक है। सो द बोर्ड शॉल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, ठीक है। 4 डेप्यूटी गवर्नर से ज्यादा नहीं रखेंगे जो पूरा बोर्ड है उसमें, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट एंड अदर डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट। Apart from the central board, the bank has also local boards situated at Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai which perform any duty delegated to them by the central board, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड हम मुंबई में बोल रहे हैं, इसके अलावा जो लोकल बोर्ड्स है वो कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में भी है और मुंबई में भी एक रहेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर लोकल बोर्ड हो जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनेंगे इफ अगर उन्हें कोई भी चीज बोली जाती है तो। इसके अलावा जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी भी मानी जाएगी बाय दी लोकल बोर्ड्स, और ऑल्सो जो ये सेंट्रल बोर्ड है उसमें जो सारे अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किसकी रिकमेंडेशन है, किसके अपॉइंटमेंट से किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि ये पर्सन जो है गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है और ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है पूरा जो बोर्ड है वो कंस्टिट्यूट किया
जाता है। द रिजर्व बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इन इंडिया अंडर सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट। ठीक है, जो रिजर्व बैंक है वो एक सोल अथॉरिटी है किसकी, इश्यू और मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी की, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 22 है वो बताता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास में सोल अथॉरिटी है फॉर द इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। The bank may issue notes of different denominations from rupees 2 to rupees 10,000 as the central government may decide on the recommendations of the central board of the बैंक। ठीक है, 2 से लेकर 10,000 किसी भी डोमिनेशन के जो है नोट्स बनाए जाते हैं जिन्हें कि लीगल टेंडर भी दिया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आ गई कि सच नोट्स शॉल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन द इंडिया एंड ये जो डिनोमिनेशन है ये डिसाइड किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि हम बोले कि डीमोनेटाइजेशन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो ओल्ड ये हमारे नोट्स हैं 1000 के नोट्स और ये हैं इन्हें हम क्या करेंगे 500 एंड 1000 के नोट्स को इन्हें जो है डिमोनेटाइज किया जाएगा, न्यू नोट्स जो है वो बनाए जाएंगे, 200 के नोट्स आएंगे, राइट, 2000 के नोट्स जो है ये आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंगली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक एंड फिर वो जो है ये सारी चीजों को डिसाइड कर और फिर जो बताती है कि किस डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, और जो भी नोट्स आरबीआई प्रिंट करती है उन्हें लीगल टेंडर भी मिलता है। दैट मीन्स वो पूरी इंडिया में कहीं पर भी जो है यूज किए जा सकते हैं और हर एक जगह पर उनकी वैल्यू वही रहेगी। आज मैं अगर यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो वो 2000 ही होगा, वहीं जाकर अगर मैं कहीं पर और किसी सिटी में जा रही हूँ और किसी स्टेट में जा रही हूँ तो वहां पर भी वो 2000 का नोट ही रहेगा। द रिजर्व बैंक इज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट होती है। ये कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग है होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 ऑफ द आरबीआई एक्ट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली इट इज ऑब्लिगेटरी टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है ये ऑब्लिगेशन है उनके पास में कि आरबीआई को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बैंकिंग बिजनेस है वो अंडरटेक करने ही रहेंगे। इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स देयर बैंकिंग बिजनेस इज अंडरटेकन बाय द बैंक बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड सेक्शन 21A। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे बैंकिंग बिजनेस है, जो सारे बैंकिंग फंक्शंस हैं वो अंडरटेक किए जाते हैं बाय आरबीआई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके कौन करेगा, उनको कौन सी बैंक जो है ये सारे वर्क करके देगी, तो जो है सेक्शन 21A में जो है वेरियस एग्रीमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो भी एक पर्टिकुलर बैंक स्पेसिफाइड बताई जाती है कि इस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के जो सारे बैंकिंग फंक्शंस और सारे बैंकिंग रेगुलेशंस है वो अंडरटेक किए जाएंगे बाय XYZ बैंक। तो वही बैंक पर जो है वो जो बैंक है वो एक बैंकर बनती है किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, The Reserve Bank provides ways and means of advances to the central and state governments. These are temporary advances to meet immediate needs when there is an interval between expenditure and flow of revenue. ठीक है, तो as we know कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही क्या किस चीज की जरूरत है, दोनों को ही जो है एडवांसेस की जरूरत पड़ जाती है। सो अकॉर्डिंगली जो भी प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आरबीआई है सॉरी दैट इज जो सेंट्रल बैंक है वो वेरियस प्रोविजंस बताती है, लिमिटेशंस बताती हैं कि कितना तक जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें एडवांसेस दिए जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें याद रखना है सेक्शन 20 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकिंग फंक्शंस के लिए होता है एंड सेक्शन 21A जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहेगा। ठीक है, Then the major powers of the Reserve Bank in a different roles as regulated and supervisor can be summed up as under। ठीक है, जो वेरियस मेजर पावर्स है आरबीआई की वो हम कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या पावर्स होती है रिजर्व बैंक के पास में। पावर टू इशू बैंकिंग लाइसेंसेस, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ बैंकिंग बोर्ड्स एंड पर्सनल। इस चीज को जो है हम अपना जो नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा या जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे कि कैसे जो है आरबीआई डिसाइड कर सकती है, आरबीआई जो है वो रिमूव कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है किसी भी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें। ठीक है, सो ये पावर भी जो है ये आरबीआई के पास में होती है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ बैंकिंग बोर्ड्स एंड पर्सनल्स,
पावर टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ बैंक्स, ठीक है, जो बैंक्स का बिजनेस है उसे रेगुलेट करने की पावर है। पावर टू गिव डायरेक्शंस, आरबीआई जो है टाइम टू टाइम डायरेक्ट करती रहती है कि वेरियस जो कमर्शियल बैंक्स है उन्हें कि आपको इस वे से वर्क करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये सारी चीजें। पावर टू इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज बैंक्स, ठीक है, बैंक के पास में, आरबीआई के पास में क्या है, आरबीआई के पास में पावर है कि वो कभी भी जाकर जो है किसी भी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है। पावर रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ बैंक्स, पावर टू कलेक्ट, कोलेट और फर्निश अनफर्निश्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ठीक है। पावर रिलेटिंग टू मॉरेटोरियम, अमेलगेमेशन एंड वाइंडिंग अप, पावर टू इम्पोज पेनाल्टीज। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, दैट मीन्स हम यही बोलेंगे कि जो एक बैंक का ओवरऑल रेगुलेशन है वो आरबीआई के थ्रू होगा, और आरबीआई के पास में वो हर एक पावर है कि वो बैंक में चेंजेस कर सकती है, बैंक के वर्किंग में जो है एक एक चीज को देख सकती है जब भी वो चाहे तब, ठीक है। देन गवर्नमेंट एज द रेगुलेटर ऑफ बैंक, अब आरबीआई एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक तो हमने देखा, अब गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक को भी समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बैंक को रेगुलेट करती है। सो द रिजर्व बैंक इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, ठीक है, जो रिजर्व बैंक है वो क्या है, वो एक प्राइमरी रेगुलेटर है बैंक्स की। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन कन्फर्ड एक्सटेंसिव पावर्स अंडर द आरबीआई एक्ट एंड द बीआर एक्ट, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द बैंक्स, ठीक है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें जो है पावर है, कुछ एक्सटेंट तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास में पावर है कि वो जो वेरियस बैंक्स है उन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है रेगुलेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट और द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। सो द गवर्नमेंट होल्ड्स द एंटायर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक एंड अपॉइंट्स द गवर्नर एंड द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड हैज द पावर टू रिमूव देम, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है गवर्नर को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है, राइट। सो अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो अपॉइंट भी कर सकती है डायरेक्टर्स को, साथ ही साथ वो रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है ये होल्ड करती है जो एंटायर कैपिटल है रिजर्व बैंक का उसे। The government has power to issue directions to the Reserve Bank under Section 7(1) of the RBI Act whenever considered necessary in public interest after consultation with the governor under the Banking Regulation Act. Lies with the appeal lies with the central government on removal of managerial personnel under Section 10B and 36AA of the BR Act, ठीक है। सो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास में क्या है, उनके पास में पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकती है टू द आरबीआई विथ कंसल्टेशन ऑफ वेरियस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ठीक है। तो वो डायरेक्शंस दे सकती है आरबीआई को कि आप इस वे से फंक्शन करो, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन है, क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्ट किया आरबीआई को कि ये वाले नोट्स जो हमारे जो ओल्ड नोट्स है वो डीमोनेटाइज किए जाएंगे, न्यू नोट्स जो है वो इशू किए जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसे ही और भी डायरेक्शंस दिए जाते हैं कब जो है इंस्ट्रूमेंट्स के, जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पूरे जो मार्केट है उसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करना है ये भी गवर्नमेंट जो है बहुत बार क्या करती है, डायरेक्ट कर देती है आरबीआई को अकॉर्डिंगली पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये चीज लिखी गई है रिजर्व बैंक एक्ट में अंडर सेक्शन 7(1), ठीक है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(1). ऑल राइट, विद कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। appeal lies with the central government on removal of managerial persons को रिमूव करने का जो है जो पर्टिकुलर इनके पास में ऑप्शन है वो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10B एंड 33AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। दैट इज किसी भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव करना है तो वो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। Then under the existing provisions existing provisions contained in the Banking Regulation Act 36AA, the Reserve Bank of India has inter alia power to remove any director or other officers of the banking company, but such power is not adequate if the entire board of directors of the banking company is functioning in a manner detrimental to the interest of the depositor of the banking company itself, ठीक है। सो ये जो सेक्शन 36AA है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट,
ये आरबीआई को पावर देते हैं कि वो जो है किसी भी बैंकिंग कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें से किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकते हैं, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो बोर्ड है, जो पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसे भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इफ अगर वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हो तो। बट अगर उनकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है रिमूवल नहीं हो सकता है। अगर रिमूवल या एडिशन तो चलो ठीक है कि कोई अगर गया है तो ऐड कर दिया, लेकिन अगर हम रिमूवल की बात करें तो रिमूवल सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि जो उनकी वर्किंग है वो सही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज गिवन अंडर दी सेक्शन 36AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसे हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। Under the amending act, a new part 2AB or to the BR Act has been inserted after part 2A, wherein the RBI has been conferred with the power to supersede the board of directors of the banking company for a total period not exceeding 12 months and appoint an administrator to manage the banking company during the said period, ठीक है। जो amending act है उसमें एक new part आया है part 2AB, किसमें, बीआर एक्ट का, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का, जो कि इंसर्ट किया गया है आफ्टर पार्ट 2A, ठीक है। पार्ट 2A के बाद में पार्ट 2AB भी जो है इंसर्ट किया गया, जहां पर आरबीआई जो है उन्होंने ये चीज बोली है हैज बीन कन्फर्ड विद द पावर टू सुपरसीड, ठीक है। तो जो आरबीआई है उन्हें ये पावर दी गई है कि वो जो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बैंकिंग कंपनी का उसे सुपरसीड कर सकते हैं फॉर 12 मंथ्स, बट 12 मंथ से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। और इस टाइम में जो है उन्हें एक न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करना रहेगा। So there are also provisions for appeal in the respect of cancellation of banking license under section 22 and refusal of certificate regarding floating charge on assets, that is section 14A, ठीक है। तो section 22 के हिसाब से जो है बैंकिंग जो लाइसेंस है उसको कैंसिल करने का जो है पावर है। सो कैंसिलेशन ऑफ बैंकिंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 22, और वही हम बोले रिफ्यूजल ऑफ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स, ये चीज दी गई है इन सेक्शन 14A कि जो आरबीआई है वो क्या कर सकती है, वो जो है ये सारा रिफ्यूजल कर सकती है ऑन द फ्लोटिंग चार्जेस एंड ऑल, ठीक है। The government has the power to suspend the operations of Banking Regulation Act or to give exemption from any of the provision of the act on the presentation or recommendations of the Reserve Bank under section 4 and 53 of the act respectively, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास में क्या है, गवर्नमेंट के पास में जो है ऑप्शन है, उनके पास में पावर है कि वो जो है पूरा का पूरा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसे सस्पेंड कर सकती है या फिर किसी भी प्रोविजन में जो है चेंजेस कर सकती है। कंसिडर करना रहेगा किस चीज को, कि ये सब कुछ किया जा रहा है विथ रिप्रेजेंटेशन एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द रिजर्व बैंक, ठीक है। और ये चीज किसके अंदर दी गई है, सेक्शन 4 और 53 के, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग जो है पूरा जो है सस्पेंशन या फिर कोई भी प्रोविजंस जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, प्रोविजंस जो है वो किए जा सकते हैं इन दी एक्ट। Okay, then rule making powers under section 52 and 45Y are vested in the central government. जो rule making power है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, सो दैट इज अकॉर्डिंग सेक्शन 52 एंड सेक्शन 45Y के अकॉर्डिंग, ठीक है। देयर आर आल्सो अदर प्रोविजंस अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस पावर एज अंडर। अब और क्या क्या चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, किन सेक्शंस के अकॉर्डिंग, वो ये है कुछ, ठीक है। So approval for formation of subsidy for certain business under section 19. सेक्शन 19 के अंडर जो है ये प्रोविजन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को एज इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, अगर या फिर हम बोलेंगे किसी भी बिजनेस की सब्सिडी को सेटअप करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है, ठीक है। कैसी भी, इन दी सेंस कि जो कि सेक्शन 9 में लिखी गई, सॉरी सेक्शन 19 में लिखी गई हो उन्हें, ठीक है। Then the notification with reference to the accounts and balance sheet under section 29. Section 29 जो है वो किस चीज के लिए बता रहा है, नोटिफिकेशन विथ रेफरेंस टू दी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट और अकाउंट के रेफरेंस में जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह है उसके लिए सेक्शन 29 रिस्पॉन्सिबल होगा। इश्यू ऑफ डायरेक्शन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स अंडर सेक्शन 35, किसी भी बैंक को जो है
इंस्पेक्ट करना, उसके लिए जो डायरेक्शंस हैं वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इशू किए जा सकते हैं, सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग। एंड पावर टू एक्वायर अंडरटेकिंग ऑफ बैंक्स, दिस इज गिवन बाय सेक्शन 36AE। ठीक है, जो है कोई भी बैंक को अंडरटेक करना उसकी पावर गिवन है टू द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 36AE। ऑल राइट, देन अपॉइंटमेंट ऑफ कोड लिक्विडेटर, ठीक है, कोर्ट का लिक्विडेटर जो है अपॉइंट किया जा सकता है। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड अमेलगमेशन ऑफ बैंक्स अंडर सेक्शन 45, ठीक है, सेक्शन 45 जो है वो अमेलगमेशन एंड सस्पेंशन जो है बिजनेस का उससे कंसिडरेट रहता है। Then Financial Intelligence Unit India, that is FIUNID, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे एक इंस्टीट्यूट या एक एंटिटी है जो कि सेटअप की गई है बाय गवर्नमेंट, दैट इज Financial Intelligence Unit India was set up by Government of India with OM dated 18th November 2004, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग सेटअप की गई है, कब सेटअप की गई है, 18 नवंबर 2004 को, एज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, processing, analyzing and disseminating information relating to सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का, ये सोलली रिस्पॉन्सिबल है, या ये हम बोलेंगे ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, जो भी एक कोई भी सस्पेक्ट फाइनेंशियल अगर ट्रांजेक्शंस हैं तो उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, एनालाइज करना, डिसेमिनेट करना, उन सारी चीजों को, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। दैट मीन्स कि एक काइंड से हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि कोई भी सस्पिशियस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें चेक करती है, उन्हें जो है रिव्यू करती है, वो कहां से स्टार्ट हुई, कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, सारी जो है एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाता है बाय FIU इंडिया। ठीक है, FIU इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। FIU इंडिया इज नॉट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, सो जो FIU इंडिया है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डायरेक्टली किसे रिपोर्ट करने वाली है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। और ये किससे हेड किया जाता है, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है ये कौन हेड करता है, सो दिस हैज बीन हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और ये जो FIU इंडिया है ये कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, ये किसके अंडर वर्क कर रही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही है, लेकिन ये एक एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए, और वो किसे रिपोर्ट करती है, दैट गोज एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, देन फंक्शंस क्या है FIU इंडिया के, तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की जाएगी, जो भी सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनकी इंफॉर्मेशन को। तो FIU इंडिया एक्ट हैज द सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट for receiving cash transaction reports, that is CTRs, cross border wire transfer reports, that is CBWTRs, reports on purchase or sale of immovable properties and suspicious transactions reports from various reporting entities। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके वो जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी इन सारे सोर्सेज से। ठीक है, ये सारे पॉइंट से जो है इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहां जाती है, FIU इंडिया में। एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन, अब कलेक्शन हो गया इंफॉर्मेशन का, उसके बाद में किया जाएगा एनालिसिस उसका कि सारी चीजें सही है, कहां पर क्या गलती है, कहां से जो है गलती हो सकती है या हो रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, कहीं पर कोई फ्रॉड देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे कौन हो सकता है, वो सारी चीजें जो है वो चेक करना, बिल्कुल जो है हर एक चीज को एनालाइज करना, छोटी से छोटी चीज को, एंड बिल्कुल जो एक कोर पॉइंट है वहां तक पहुंचना। So analyze received information in order to uncover patterns of transactions suggesting suspicion of money laundering and related crimes। ठीक है, सो जो है ये सारी जो भी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है उसे एनालाइज करना और जो सारे पैटर्न्स है ट्रांजैक्शन के उन्हें अनकवर करना कि कहां से जो है ये फ्रॉड स्टार्ट हुआ, कहां से जो है कोई भी काइंड ऑफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट हुई, वहां तक जो है पहुंचना।
देन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर जो है इस इंफॉर्मेशन को शेयर की जाती है. सो शेयर इंफॉर्मेशन विथ नेशनल इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है टू वेरियस जो है इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में, जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनके साथ में, और जो फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स है उनके साथ में भी. ठीक है, FIUs एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर FIUs ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल एग्रीमेंट कंसिस्टेंट with procedures understood by the requested or requesting party. ठीक है, इनके बीच में क्या रहेगा, इनके बीच में जो है प्रॉपरली एक एग्रीमेंट रहेगा, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा कि ये सारी चीजों पर जो है एक दूसरे से हम कंसल्ट करेंगे, एडवाइस लेंगे एंड जो है प्रॉपर जो ये सारी इंफॉर्मेशन है इस पर वर्क किया जाएगा. एक्ट एज सेंट्रल रिपोजिटरी. ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल रिपोजिटरी के जो है वे में एक्ट करती है. दैट मीन्स वो एक सेंट्रल क्या हो गई, एक सेंट्रल जो है रिपोर्टिंग एजेंसी हो गई जहां पर सारी चीजें रिपोर्ट की जाएंगी. So establish and maintain national data based on cash transactions and suspicious transactions on the basis of reports received from reporting entities. ठीक है, जो various reporting entities हैं वो जो भी इस information को रिपोर्ट करेंगी उसके लिए क्या बनना, एक जो है पूरा चैनल बनना है, वहां पर जो है सारी चीजें रिपोर्ट की जाएंगी. Then coordination, coordinate करना with various entities. So coordination and strengthen collection and sharing of financial intelligence through an effective national, regional and global network to combat money laundering and related क्राइम्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट करना किस पर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों पर, और सभी लोगों को जो है जो भी इन सारे सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं उन्हें जो है इस चीज के लिए काफी क्या बनाना, काफी जो है प्रॉम्प्ट बनाना एंड जो इतनी इंटेलिजेंस है सभी लोगों को बताना कि कैसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जा सकता है, कैसे इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को जो है फर्स्ट मोमेंट पर ही पकड़ा जा सकता है, ये सारी चीजें. ठीक है, देन रिसर्च एंड एनालिसिस करना, मॉनिटर एंड आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक की एरियाज ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेंड्स, टाइपोलॉजीज एंड डेवलपमेंट्स. ठीक है, तो ये कुछ हम बोलेंगे कि फंक्शंस हैं किसके, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के, इंडिया के. ठीक है, सो इस वे से जो है सारी चीजें जो है वो वर्क करेंगी, और अगर कहीं पर भी कुछ भी दिक्कतें होती है, कुछ भी अगर लग रहा है कि कोई भी सस्पिशियस थिंग देखने को मिल रही है तो वहां से जो है क्या की जाती है, सॉर्ट आउट और क्योर की जाती है. देन रेगुलेशन बाय अदर अथॉरिटीज. अब इनके अलावा दैट मीन्स जो RBI एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इन सब के अलावा और भी कोई अथॉरिटीज जिनके थ्रू रेगुलेशन किया जाता है, जिनके थ्रू जो है ये बैंक्स रेगुलेट होती है या कोई भी बैंकिंग टाइप ऑफ बिजनेस रेगुलेट होता है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके अलावा और क्या हो सकता है. So banks may be subject to the control of other regulatory agencies in the conduct of their business. ठीक है, other regulatory agencies भी हो सकती है उनके बिजनेस वो जो कंडक्ट कर रहे हैं उसमें. अब वही डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किसके साथ में कर रहे हैं, वो बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उनके ऊपर जो है मतलब जो सारे बैंकिंग बिजनेस होंगे उनके ऊपर जो है वेरियस रेगुलेशंस हमें देखने को मिलेंगे. फॉर इंस्टेंस, अ बैंकिंग कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी मैटर. ठीक है, कोई भी कंपनी का मैटर है तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग काम होगा. उसके बाद में सिमिलरली अ बैंक इज आंसरेबल टू लेबर अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इट्स वर्कमैन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इट्स प्रीमाइसेस, एंगेजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो है लेबर लॉस के अकॉर्डिंग भी वर्क करना जरूरी है, क्योंकि एक बैंक में जो वेरियस लोग काम कर रहे हैं तो उन सब के लिए जो है एक लेबर लॉस के अकॉर्डिंग वर्क करना जरूरी है, अदरवाइज जो है लेबर अथॉरिटीज को आंसरेबल रहेंगी बैंक्स. उसके बाद में बैंक्स आर आल्सो लायबल टू पे इनकम टैक्स लाइक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा एंड अदर टैक्सेस एंड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दैट रिगार्ड. ठीक है, जो टैक्स रेगुलेशन है उसकी जो है सारी चीजें कंसिडर करनी होगी, क्योंकि बैंक्स को भी क्या करना है, बैंक्स को भी जो है वेरियस काइंड ऑफ जो टैक्सेस वगैरह ये पे करने होते हैं. एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स, banks may undertake certain non-banking business in addition to the business of banking. ठीक है, सेक्शन 6 जिसमें कि परमिशन दी जाती है या फिर जिसमें हमने देखा है कि वेरियस जो फंक्शंस है, वेरियस जो वर्क है जो कि अंडरटेक किए जा सकते हैं एक बैंक के थ्रू, वो चीजें सेक्शन 6 में बताई गई है. तो सेक्शन 6 के हिसाब से जो बैंक है वो कुछ नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस भी अंडरटेक कर सकती है. सो इन दैट रिगार्ड्स
बैंक्स में भी सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ अदर एजेंसीज, ठीक है। जैसे कि अगर वो स्टॉक मार्केट में डील कर रही है तो वो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो इस हिसाब से जिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ का जो है वर्क किया जा रहा है बाय बैंक्स, या जो वर्क अंडरटेक किया जाता है बाय बैंक्स, उसके अकॉर्डिंग ही जो है बैंक्स के ऊपर वेरियस जो अथॉरिटीज हैं वो फंक्शन करेंगी, और बैंक्स को जो है अकॉर्डिंगली उन्हीं के हिसाब से जो है वर्क करना रहेगा। So for instance, in the case of dealings in securities like shares and debentures, banks are subject to regulation of Security Exchange Board of India under the Securities Contract Regulation Act 1956, read with the Securities and Exchange Board of India Act 1992. If the bank desires to raise capital through public issue, it has to compile with SEBI guidelines in case of insurance business by IRDA, and in case of mutual funds and merchant banking business by RBI SEBI, ठीक है। सो इस वजह से जो है जिस काइंड का फंक्शन या जिस काइंड का वर्क अंडरटेक किया जाता है बैंक्स बाय बैंक्स, उसी के हिसाब से जो है उनके ऊपर वेरियस काइंड ऑफ अथॉरिटीज भी रहती हैं। All right, so this was all about the legal framework of regulation of banks. So basically इस particular वीडियो में हम लोगों ने जो regulation of banks है उसके बारे में जो है हर एक चीज को समझा है, जो proper functions हैं और जो various sections है, जो various acts है, उन्हें समझा है। तो ये हमारा जो है बहुत ही बेसिक चीज हो जाती है कि जो पूरी बैंक है वो कैसे रेगुलेट होती है, किन सेक्शंस के हिसाब से, किन एक्ट्स के हिसाब से। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। विद दिस हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ जाते हैं, और इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि ये जो सारे वीडियोस हैं ये आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के पास में एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट मीन्स आप इन सारे वीडियोस को जो है एक्सेस कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको जो है गूगल ओपन करना है, वहाँ आपको सर्च करना रहेगा www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे, उनमें से एक कोर्स आपके सामने रहेगा जैपकैप, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से जो वेरियस आपके सामने जो उसकी प्लेलिस्ट है वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जिस भी कोर्स के वीडियोस देखना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से आप लोगों के सामने जो पूरा जो डिटेल्ड टॉपिक्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उन टॉपिक्स में से आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को या जिस भी पर्टिकुलर वीडियो को एक्सेस करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए तो वीडियो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।